अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर ताहिरा और प्रोग्राम आप देख रहे हैं सेहत सबके लिए। सर्दियां भी आ गई हैं और हर तरफ एक ही बोलबाला है कि भाई हमारी जिल्द ठीक है कि नहीं है। जब भी जिल्द की बात होती है तो लोग समझते हैं कि शायद जिल्द का मतलब है सिर्फ और सिर्फ खूबसूरत दिखना, इसलिए इसके बहुत सारे क्लेम करने वाले आ गए हैं। तरह तरह के इन्फ्लुएंसर्स हैं, लोग अपने आप को स्किन एक्सपर्ट करने लगे हैं। हर डॉक्टर, अब बल्कि जो डॉक्टर नहीं भी है वो भी कहता है कि मैं आपको ब्यूटी एक्सपर्ट हूँ और आपकी जिल्द का ख्याल रखूंगा। लेकिन इस प्रोसेस में हुआ ये है कि जिल्द की जो असल बीमारियां हैं या जो अंदर से प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि जिल्द आपकी अंदर के हाल की एक्चुअली अक्कासी करती है, वो कहीं जो है पस मंजर में चले गए हैं और ऊपर से सिर्फ लीपा पोती के ऊपर या ऊपर के प्रोसीजर्स के ऊपर ज्यादा जोर है। इसलिए आज हमने इनवाइट किया है, हमारे साथ ब्रिगेड डॉक्टर डर्मेटोलॉजिस्ट माहिर अमराज जिल्द मौजूद हैं, डॉक्टर ब्रिगेडियर अशर मशहूद साहब। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए। एक्चुअली अब इतना ज्यादा डॉक्टर साहब ब्यूटी की ही बात होती रहती है कि लोगों के जो असल जिल्द के प्रॉब्लम्स थे, जिनकी वजह से वो डिप्रेशन का शिकार थे, डिफॉर्मिटी का शिकार थे, डिसफिगरमेंट का शिकार थे, वो जो पीछे चले गए हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे ये जो चंबल की बीमारी है, जिसे हम सोराइसिस कहते हैं, जिसमें कि लाल लाल वो वाइट प्लेक्स हो जाते हैं, उसको कैसे आपने डिफ्रेंशिएट करना है, बताना है ये कैसे वो एक्जिमा नहीं है, कैसे स्किन की डिजीज नहीं है, और किसी से भी डायग्नोज करा के गलत डायग्नोसिस नहीं लेना। इस पे बात कीजिए पहले। थैंक यू वेरी मच। आपने जो स्टार्ट लिया, मैं बिफोर कमिंग टू चंबल मैं आपकी इस बात को कंटिन्यू करना चाहूँगा कि डर्मेटोलॉजी एक आसान स्पेशलिटी नहीं है। हम इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं, पढ़ते हैं, एजुकेट होते हैं, लेकिन डर्मेटोलॉजी को क्लेम करने वाले बेशुमार लोग हैं कि जिन्होंने शायद इतना प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं भी ली, और जस्ट बाय बिकमिंग या हैविंग अ नो हाउ ऑफ फ्यू प्रोसीजर्स डज नॉट क्वालिफाई यू टू बिकम अ डर्मेटोलॉजिस्ट। तो मैं तमाम ऑडियंस को ये कहना चाहूँगा कि जब आपको कोई प्योर डर्मेटोलॉजिकल प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप जिस डॉक्टर के पास जाएं उससे ज़रूर पूछें कि आपके पास क्या क्वालिफिकेशन है डर्मेटोलॉजी की, कि आपका क्या एक्सपीरियंस है डर्मेटोलॉजी हैंडल करने का। यही एक रीज़न है कि हमारे मुल्क में गलत डायग्नोसिस, गलत मेडिकेशंस, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स मेडिकेशन की भी हो रही हैं और रेजिस्टेंस की भी हो रही हैं, जैसे कि फंगल इन्फेक्शंस की रेजिस्टेंस, जस्ट बिकॉज कि रॉन्ग डायग्नोसिस, रॉन्ग मेडिसिन। अब कमिंग टू योर क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, फ़र्क क्या है एक्जिमा का और सोराइसिस का। जनरली ये दोनों कंडीशंस बहुत एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। फ़र्क ये होता है कि सोराइसिस एक जेनेटिक कंडीशन है, एक्जिमा भी कुछ जेनेटिक प्रोन है, लेकिन उसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स भी काउंट करते हैं, मतलब मौसमी असरात, डस्ट, पोलन, मट्टी, घरेलू काम, साबुन। लेकिन सोराइसिस डज नॉट हैव ऑल दीज फैक्टर्स कि जिसको सोराइसिस ख़राब करे। ये बेसिकली आपकी जेनेटिक कंडीशन है जो एक ख़ास एज में मैनिफेस्ट करती है। डॉक्टर साहब, इसमें आप थोड़ा सा लोगों को ये बताइए कि जब हम कहते हैं चंबल है तो वो उनके स्कैल्प पे, जैसे उनकी खोपड़ी के ऊपर या उनके घुटनों के ऊपर या उनकी इनकोनियों के ऊपर किस तरह के लाल पैचेस होते हैं, उस पर वाइट से सफ़ेद किस्म की स्केल्स होते हैं, उसमें खारिश उस तरह से नहीं होती। ये थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करा दें, क्योंकि लोग क्या करते हैं, इन्हीं लोग जो अपने आप को ब्यूटी एक्सपर्ट करते हैं उनके पास जाते हैं और फिर स्टीरॉयड क्रीम पे क्रीम यूज़ करते हैं, तरह तरह की फजूल मेडिकेशन यूज़ करके बिगड़ जाते हैं। तो ये थोड़ा सा पॉइंट आउट। जी, सोराइसिस की जो मेजर मैनिफेस्टेशन है वो एक्सटेंसर सर्फेसिस पे है। एक्सटेंसर सर्फेसिस से मुराद ये है कि कोनिया, घुटने, बैक और स्कैल्प, नेल्स भी बहुत कॉमनली इन्वॉल्व होते हैं। यूजुअली सोराइसिस इन्हीं चंद जगहों से शुरू होती है, और जैसे आपने ऑलरेडी बताया कि सोराइसिस के निशान जो हैं वो पिंक या गुलाबी रंग के और निशान होते हैं, वेरी वेल डिमार्केटेड, और उनके ऊपर सफ़ेद रंग के स्केल्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा गिरते हैं। और पेशेंट्स हमारे पास जो शिकायत लेके आते हैं वो यही है ज़्यादातर कि हमारे जिस्म से स्किन उतरती है, इचिंग इतनी नहीं होती। ये एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस है बिटवीन एक्जिमा और सोराइसिस, इचिंग इतनी नहीं होती। सॉरी, एक कॉलर आ गए, फिर हम वापस आते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से? वालेकुम सलाम, मैम अली रज़ा बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से। जी पूछिए सवाल। मैम मेरे ना ये अभी तकरीबन महीना हो गया है, मसला बना हुआ है पाँव के ऊपर ना, एलर्जी रेड से जो है वो हो जाता है, वहाँ पे खारिश बहुत ज्यादा होती है, रैशिंग। ठीक है, और इंजेक्शन भी लगवाया है मैंने, और इंजेक्शन लगे थे उसकी वजह से वो मतलब खुश हो गई है, पानी
आगे निकल निकल के आगे उससे फैलता जा रहा है वो। अच्छा, एक तो बताइए और आपकी अब- उम्र कितनी है उम्र मेरी 27। और शुगर है आपको? नहीं नहीं, शुगर नहीं। ठीक है। और कहीं पे खारिश? और हाथों के ऊपर अब ये मसला बना है, पहले पाँव पे था, अब ये टांगों के ऊपर, घुटनों से नीचे नीचे। और ये आपको किसने कहा कि ये एलर्जी है? ये वो डॉक्टर साहब के पास, इधर हमारा THQ है, तो उनके पास गया था। और आप क्या ले रहे हैं उसके लिए? उन्होंने मैम ये पेरिटोन एक टैबलेट है वो दी थी, और दूसरे एंटीबायोटिक दी थी, और इंजेक्शन लगाए थे। अच्छा चलें, थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर साहब। इंजेक्शन, सबसे पहली बात मैं इंजेक्शन की करना चाहूँगा। जो इंजेक्शन आम तौर पे स्किन स्पेशलिस्ट या जो अपने आप को सो कॉल्ड स्किन स्पेशलिस्ट कहते हैं वो लगाते हैं ना, वो यूजुअली स्टीरॉइड्स हैं। डेकेड्रॉन है, कैनाकॉट है। स्टीरॉइड अच्छी मेडिकेशंस हैं अगर उनकी सही मौक़ों पे यूज़ की जाए, लेकिन ऐसा भी हमने देखा है कि रोज़ाना डॉक्टर साहब टीका लगा रहे हैं या डॉक्टर साहब हफ्ते में 3 टीके लगा रहे हैं, तो आप एक बहुत ज़्यादा ओवरडोज स्टीरॉयड ले लेते हैं, जिससे बहुत सी सिस्टमिक या इंटरनल बॉडी की प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। जो हमारे कॉलर को जो प्रॉब्लम है वो इट लुक्स लाइक एक्जिमा, नहीं इट्स लुक लाइक एक्जिमा बिकॉज वो कह रहे हैं ना कि मेरे दोनों पैरों में है और हाथों में है, पानी भी निकल रहा है, खारिश भी हो रही है। तो ये जो पेरिटोन ठीक है, इचिंग को कम करती है। इसके अलावा ना हमें कोई टॉपिकल ऑइंटमेंट देनी है इनको, ताकि वो उसके ऊपर ना इचिंग उनकी कम हो। और वो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ख़ुद बनाएं इसको। क्लोबिटासोल या क्लोबिडर्म ऑइंटमेंट का एक हिस्सा लें और वेजलीन के 2 हिस्से लें, उन दोनों को मिक्स करके एक ऑइंटमेंट बनाएं और उसको आप दिन में 2 टाइम जहाँ जहाँ पे आपको खारिश है वहाँ पे अप्लाई करें, इंशाल्लाह 2 से 3 हफ्तों में। और ये ढूंढने की कोशिश करें कि आपकी इस एलर्जी के ट्रिगर्स क्या हैं। क्या आप डस्ट से हो रही है, या आपको पोलन से, मट्टी से हो रही है, या कोई और आपका ऐसा प्रोफेशन है कि जिसकी वजह से आप कोई ख़ास एलर्जी से एक्सपोज हो रहे हैं जिससे आपको ये प्रॉब्लम हो रही है। डॉक्टर साहब बड़े अच्छे रेलेवेंट कॉलर थे, और इसी से मुझे याद आया कि जिस तरह से सोराइसिस में भी जब मिस डायग्नोसिस हो जाता है लोगों का, और फिर लोग एक के बाद एक इधर उधर जाते हैं और उनको बहुत ज़्यादा स्टीरॉयड ओवरडोज हो जाता है। और सिर्फ स्टीरॉयड ओवरडोज नहीं, बल्कि जो कन्वेंशनल मेडिकेशन थी उससे भी उनके मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं, हाइपरलिपिडीमिया, हाइपरकोलेस्ट्रोलीमिया। तो इसके लिए आजकल जो नई टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर भी बात कीजिए, लेकिन पहले एक कॉलर ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से? जी वालेकुम सलाम, मैं बिलाल बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। मैंने डॉक्टर साहब से एक क्वेश्चन पूछना था। मेरे फादर हैं, उनको फ्रॉम लास्ट 1 मंथ उनका जो हाथ है, उसकी जो पाम्स आप कह लें, या उर्दू में हम जिसको तली कहते हैं, अब वो बहुत ज्यादा रेड हो जाती हैं, और वो इस तरह रेड होती हैं कि इट्स लाइक ब्लड। ठीक है, और वो हमने चेक करवाया तो 2-3 डॉक्टर्स ने कहा कि एलर्जी है, बट रिसेंट एक डॉक्टर ने कहा फंगल इन्फेक्शन है। एलर्जी के लिए NIH से एक हमने पूछा तो उन्होंने एलर्जी की एक इंसुलिन दे दी, और उसके बाद उनको सांस की इश्यूज होने लगे। बट राइट नाउ मैंने एक डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने कहा ये फंगल इन्फेक्शन है। तो वो डायग्नोज नहीं हो पा रहा तकरीबन 3 to 4 डॉक्टर्स के ओपिनियंस के बाद भी। तो डॉक्टर साहब अगर बता सकें, बिकॉज उनकी जो सिर्फ हाथ की तलियां हैं वो बहुत ज्यादा रेड हो जाती हैं, और वो हर वक्त ही ऐसे रेड होती हैं जैसे लाइक ब्लड। अच्छा, एक तो उनकी उम्र बताइए। 55। और उनको है डायबिटीज वगैरह है? नहीं, डायबिटीज वगैरह नहीं है। और इचिंग भी होती है उनको, खारिश होती है उसमें? इचिंग होती है, या इचिंग होती है उनको। जी बेटा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके फादर को ना अगर तो दोनों तलियों पे खारिश हो रही है, एलर्जी हो रही है, तो वो एक्जिमा है। फंगल इन्फेक्शन जब हाथ पे होता है तो इसकी एक टिपिकल फीचर ये होता है कि वो एक साइड को इन्वॉल्व करता है, या वो राइट पे होगा और या लेफ़्ट पे होगा। और अगर कुछ पुराना हो जाए तो फिर फंगस आमतौर पे नाखूनों में भी आ जाता है। तो अगर तो वो बायलेटरल है, दोनों हाथों में है, तो एक्जिमा इज़ द मोस्ट लाइकली कॉज। और मैंने अक्सर देखा है कि बुज़ुर्गों में एक्जिमा हाथों पे इसलिए होता है कि वो तहारत की वजह से दे टेंड टू वॉश देयर हैंड्स बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली। तो बहुत ज़्यादा साबुन इस्तेमाल करते हैं, हर वज़ू पे साबुन लगा रहे हैं, हाथ धो रहे हैं तो साबुन लगा रहे हैं। दिन में 7-8 दफ़ा जब आप साबुन से अपने हाथ को धोएंगे तो हाथ की स्किन नेचुरली ड्राई हो जाएगी, और ड्राई स्किन एलर्जी कैच करती है। तो मेरी तरफ से आपको अपने फादर को ये ज़रूर कहें कि वो साबुन का इस्तेमाल कम करें, और अगर कर भी रहे हैं तो कोई ऐसा साबुन लें कि जो बहुत ज़्यादा सख्त नहीं है, ख़ास तौर पे एंटीबैक्टीरियल साबुन बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करने। और फिर वही मैंने जिस तरह से गुजारिश की थोड़ी देर पहले कि आप खुद मरहम बनाएं, क्लोबिटासोल क्लोबिडर्म को वेजलिन में मिक्स करके 1 हिस्सा और 2 हिस्सा,
और हाथों पे लगाएं। और इसके अलावा ये तो दिन में 2 दफ़ा, लेकिन उनको कोई भी अच्छा मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल करवाएं ताकि वो स्किन की शिकायत भी कम हो और रेडनेस भी कम। जी डॉक्टर साहब, आपको पता है कोरोना के दिनों में भी ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि लोग जो है वो सैनिटाइजर मल के समझते थे हम बहुत क्लीन हो गए, और उल्टा एक्जिमा उनको हो गया। सैनिटाइजर्स की वजह से बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस हुआ। बिल्कुल, एंड दे डिडंट रियलाइज। अब हम वापस आते हैं हम सोराइसिस में बायोलॉजिक्स के यूज़ के ऊपर। वो इसलिए क्योंकि लोग स्टेरॉइड्स यूज़ करते हैं, मेथोट्रेक्सटेट, साइक्लोस्पोरिन कर रहे थे, इन्फेक्शन हो रहा था, बेसिकली ऐसी दवाइयाँ यूज़ कर रहे थे जिनसे आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत भी ख़त्म हो रही थी और मज़ीद साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे थे। तो आप डॉक्टर साहब बताएंगे एक नई टेक्नोलॉजी के बारे में जो कि चंबल का इलाज कर सकती है। ये जो बायोलॉजिक्स है, ये एक कैटेगरी ऑफ ड्रग्स हैं जो नेचुरल ह्यूमन इंग्रेडिएंट से बनते हैं। और इन बायोलॉजिक्स की ख़ास बात यह है कि ये बिल्कुल टारगेट पे, जिस जगह पे बीमारी की पैथोलॉजी है वहाँ पे जाके काम करती हैं, जिसकी वजह से इसकी इफ़ेक्टिवनेस भी ज़्यादा है और साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत कम है कंपेयर टू जो आपने दवाइयों का नाम लिया, जैसे मीथोट्रेक्सेट है, साइक्लोस्पोरिन है। ऑल ऑफ दीज मेडिकेशंस आर इफेक्टिव मेडिकेशंस, बट ये ना ऐसा है कि जैसे कि आप एक कमरे में बम फोड़ दें तो वो बीमारी को भी ख़त्म करेंगे और बॉडी को भी इफेक्ट करेंगे। बट ये जो बायोलॉजिक्स हैं, दीज आर द टारगेटॉइड थेरेपीज़। ये बिल्कुल इफेक्टिव इस लिहाज से हैं कि ये टारगेट पे जाके काम करते हैं विद मिनिमम कोलेटरल डैमेज। तो ये जो बायोलॉजिक्स पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा 15 या 20 साल से आनी शुरू हुई, और शुरू में जो बायोलॉजिक्स सोराइसिस के लिए आई वो थी ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फ़ा इनहिबिटर्स, जिनके नाम इन्फ्लेक्सीमैब है, इटर्निसेप्ट है। ये इफ़ेक्टिव थी सोराइसिस की, बट दे वर हैविंग अ प्रॉब्लम कि कुछ अरसे के बाद इनकी यूज़ से इफ़ेक्टिवनेस कम होती चली जाती थी। तो लेटली इन द लास्ट 7 और 8 ईयर्स हमने पाकिस्तान में एक नई बायोलॉजिक इंट्रोड्यूस होते हुए देखी जिसका नाम था सिकिक्यूनीमैब, और इसको पहले मार्केट करते थे ये कोसेंटिक्स के नाम से, और अब मार्केट करते हैं ये फ्रेजरॉन के नाम से। ये एक इंजेक्शन है जो सबक्यूटेनियस लगता है, और नाउ उसके लगाने के सेल्फ इंजेक्टर आ गए हैं, मरीज़ खुद अपने आप को में लगा सकता है। और इसकी डोजेज ऐसे है कि जब कोई सोराइसिस का पेशेंट इसको स्टार्ट करता है तो पहले 5 हफ्ते हर हफ्ते लगाना है, और फिर महीने में 1 दफ़ा लगाना है। और शुरू के चलें 5 हफ्ते ज़रा थोड़ी सी इनकन्वीनियंस है, लेकिन उसके बाद महीने में 1 दफ़ा इतनी इनकन्वीनियंस नहीं होती। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप वो 5 ट्रीटमेंट्स के बाद जब आप महीने के उस पर आते हैं तो आपको फिर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको ना किसी मरहम लगाने की ज़रूरत पड़ती है, ना कोई खारिश की गोली खाने की ज़रूरत पड़ती है। बस आप महीने में 1 इंजेक्शन लगाएं और आपकी बीमारी बहुत हद तक कंट्रोल रहती है विदाउट एनी सिग्निफिकेंट साइड इफ़ेक्ट्स। डॉक्टर साहब, ये बताना बहुत ज़रूरी है सब लोगों को कि लोग समझते थे कि चंबल की बीमारी जो है वो लाइलाज है और वो एक से दूसरे के इंसान के ऊपर फैलती है। उसकी वजह से बच्चों के रिश्ते भी नहीं होते थे, लोगों के पर्सनल रिलेशनशिप, जॉब, सेल्फ एस्टीम भी इफेक्ट होता था, और इससे डिप्रेशन भी उल्टा हो जाता था। तो थोड़ा सा आप ये भी लोगों को बताइए कि डायग्नोस करना क्यों इतना ज़रूरी है, क्योंकि चंबल या कोई भी और बीमारी महज जिल्द तक नहीं महदूद रहती, वो जॉइंट्स में, जोड़ों में भी चली जाती है और बिगड़ भी सकती है। इसलिए एक सही डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना, चाहे छोटा सा दाना हो, फिंसी हो, फोड़ा हो, खारिश हो, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाइए, क्योंकि वो सिर्फ ऊपर से इलाज नहीं करेंगे, अंदर से उसको फिक्स करेंगे। जी बिल्कुल। और डर्मेटोलॉजिस्ट जो कोई दवाई देगा वो उसको साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में भी उसको अवेयरनेस होगी। और आप देखिए कि यंग सोराइसिस, बहुत सारे हमारे यंग पेशेंट्स हैं विच आर सफरिंग फ्रॉम सोराइसिस, और सोराइसिस की वजह से जिस तरह आपने कहा बहुत साइको सोशल इम्पैक्ट्स है उसका। मेरे पास पिछले 1 सालों में कम से कम 3 ऐसी लड़कियां आईं कि जो मैरिजेबल एज में थी एंड दे वर इन डिप्रेशन बिकॉज जब रिश्ते देखने वाले आते थे तो वो सोराइसिस, और उन तमाम को मैंने इन बायोलॉजिक्स पे डाला और अल्हम्दुलिल्लाह बीमारी भी निकल गई और किसी को पता भी नहीं चलता। महीने में 1 इंजेक्शन किसी भी वक्त आप लगा रहे हैं, किसी को ऑब्वियस ना आपने कोई मरहम लगाना है ना कुछ। तो ये एक बड़ी अच्छा ब्रेक थ्रू है इस बीमारी के लिए कि आपने इतना इजी ट्रीटमेंट आपके लिए मिल गया। नेक्स्ट कॉलर की जानिब बढ़ते हैं। जी, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? मेरा ख्याल है लाइन ड्रॉप हो गई। अच्छा डॉक्टर साहब, अब हमने उसकी तो बात कर ली, अब थोड़ी सी बात करते हैं ये जो फुलबेरी जिसे कहते हैं, विटिलाइगो, जिसमें रंग जो है आपका चला जाता है, तो एक रंग होता है, दूसरा रंग होता है, इसका क्या रीज़न है? बहुत लोगों के, हमारे यहाँ ये है, मछली के साथ दूध खा लिया था, ये हो गया था, इसके रीजंस बताइए और ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ भी बताइए। विटिलाइगो या फुलबेरी,
अगेन सोरासिस की तरह एक जेनेटिक कंडीशन है। पेशेंट्स को मैं हमेशा ये एक्सप्लेन करता हूँ कि इसकी जीन्स आपके जिस्म में आपकी पैदाइश के साथ मौजूद थी, उसके ज़ाहिर होने का टाइम अल्लाह ताला ने मुकर्रर किया था। कुछ ट्रिगर्स हैं जो बीमारी को ज़ाहिर कर देते हैं, जिसमें स्ट्रेस एक बड़ा ट्रिगर है, लेकिन इस बीमारी का किसी फूड आइटम के खाने से बिल्कुल कोई ताल्लुक़ नहीं है। इस मिसकंसेप्ट को इतने साल गुजरने के बावजूद भी हम निकाल नहीं सके लोगों से, क्योंकि आम तौर पे जो फर्स्ट बंदा जिससे मरीज का साबका होता है वो एक हकीम या घर की कोई बूढ़ी खातून होती है। तो हर बंदा उनको यही बताया जाता है कि ये दूध और मछली की वजह से हो रहा है, जबकि ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं है। विटलाइगो चूँकि एक जेनेटिक कंडीशन है, तो आप ये तो नहीं कह सकते कि मैं कोई ऐसा इलाज तजवीज़ करूँ जिससे वो बीमारी ख़त्म हो जाए, लेकिन हम उस बीमारी को बहुत हद तक कंट्रोल रख सकते हैं विद ट्रीटमेंट। और ये भी जरूरी ले लेते हैं। सॉरी डॉक्टर साहब जी, अस्सलाम वालेकुम। कौन कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम मैडम जी, बताइए कौन बोल रहे हैं और कहाँ से? मैं पेशावर नौशेरा से बात कर रहा हूँ जी। केपी नौशेरा से। मेरा एक मसला है, मेरे सारे घर के वालों के सर में खुश्की है, वो छिलके से बने होते हैं, बहुत इलाज किए लेकिन खत्म नहीं हो रहा है। डॉक्टर बर्गडियर साहब से पूछना है कि इसके लिए क्या करना है। ठीक है। ये अब आपने किसी अपने करीबी किसी डर्मेटोलॉजिस्ट को ज़रूर दिखाना है, क्योंकि यहाँ पे दो कंडीशन हो सकती हैं। एक तो वही सोराइसिस जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, और दूसरा सेबोरिक डर्मेटाइटिस। एक कंडीशन ऐसी है कि जो कदरे कम डिफ़िकल्टी के साथ ठीक हो सकती है, जिसको जो एक्ज़मा है, और दूसरी कंडीशन ऐसी है सोराइसिस जिसके लिए थोड़ा सा लंबा इलाज दरकार है। लेकिन दोनों कंडीशंस के लिए मैं आपको एक लोशन बताता हूँ। ये बेटनोवेट या बीटाडर्म के नाम से लोशन है, वो रोज़ाना रात को लगाएं, और कोई एंटी डैंड्रफ शैम्पू हमारे पास बहुत सारे हैं, जैसे कोनाज है, जैसे कि ज़ीप्रो है। इस तरह के कोई एंटी डैंड्रफ शैम्पू डेली के डेली इस्तेमाल करें। कुछ दिनों के अंदर आप देखेंगे कि वो डैंड्रफ कम होती चली जाएगी। फिर उसको मेंटेनेंस के लिए या उसको कंट्रोल करने के लिए आप इन दोनों चीज़ों की फ्रीक्वेंसी ज़रा कम कर सकते हैं, जैसे कि हफ्ते में 2 दफ़ा या 3 दफ़ा इस्तेमाल किया जाए। लेकिन फिर भी मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि आप अपने इलाके के किसी डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखा के एक दफ़ा कंफर्म करा लें कि ये इन दोनों में से कौन सी बीमारी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। डॉक्टर साहब, जैसे इन्होंने कहा कि इनको सेबोरिक डर्मेटाइटिस हमें लगा के है और डैंड्रफ है, और बहुत सारे लोग जो हैं वो मिसडायग्नोस भी हो रहे होते हैं, और जिस तरह आपने कहा कि एग्जामिनेशन कितना इंपॉर्टेंट है कि वो पहले लीजन को देखे, डर्मेटोलॉजिस्ट डिसाइड करे और फिर उसका ट्रीटमेंट दे। उसी तरह बहुत सारे लोग जो हैं वो स्केबीज के साथ आते हैं, जिसमें कि बहुत ज़्यादा खारिश होती है, उनकी टांगों पे छोटे छोटे जो है वो मार्क से होते हैं, और वो समझते हैं कि भाई हमें कोई एलर्जी हो गई है। तो इसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए कि स्केबीज तो एक महज एक बाइट है, और उसका जो ट्रीटमेंट है वो भी हमें पता है, लेकिन आप उसको प्लीज़ बताइए। स्केबीज कोई आसान बीमारी नहीं है, इट्स अ ह्यूज सोशल इम्पैक्ट। स्केबीज बेसिकली हमारे पास प्रेजेंट होती है खारिश के साथ, और खारिश इतनी को डिस्टर्बिंग होती है कि वो पेशेंट की नॉर्मल लाइफ को बहुत डिस्टर्ब करती है। अच्छा, जिस तरह से आपने फरमाया ना कि टांगों पे स्केबीज के जो मेन ब्रंट है ना, वो उंगलियों के दरमियान में, जेनिटल एरियाज पे, पैरों की उंगलियों के दरमियान, यूजुअली एडल्ट्स में गर्दन से नीचे नीचे ये खारिश होती है। एक और जो टिपिकल फीचर होता है स्केबीज का, वो ये कि खारिश रात के टाइम पे ज़्यादा होती है। जब पेशेंट बिस्तर में जाता है तो उसको खारिश एकदम से ज़्यादा हो जाती है, जिससे उसकी रात की नींद भी डिस्टर्ब होती है। फिर जो एक तीसरे फीचर जो सोराइसिस जो स्केबीज में बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि एक से ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स इसी तरह की खारिश में मुब्तला हो रहे होते हैं, कुछ किसी को ज़्यादा किसी को कम। अब हम कॉलर लेते हैं, फिर हम वापस स्केबीज पे आएंगे। सॉरी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बोल रही हैं, कहाँ से? जी, मैं साइमा बात कर रही हूँ मर्दान से। जी, पूछिए। जी, मैं 2-3 महीनों से मेरे जिस्म में खारिश आ जाती है और एलर्जी टाइप होती है, फिर मैं एलर्जी की गोली खा लेती हूँ, फिर सही हो जाता है। तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? आपको क्या खाने से या कहाँ जाने से या क्या करने से होती है ये खारिश? नॉर्मली घर में होती हूँ, बस अचानक ही ये बस एलर्जी शुरू हो जाती है, कानों से ऐसे गर्माई सी निकलनी शुरू हो जाती है और फिर पूरे जिस्म में खारिश हो जाती है। अच्छा, कोई रैश वगैरह होता है? बहुत ज्यादा, जिस्म बिल्कुल रेड हो जाता है। अच्छा, इनको तो हाइव्स वगैरह है। जी, उम्र बता दीजिए। जी 27 साल। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे जो कॉलर हैं, इनको जो शिकायत है उसको अर्टिकेरिया कहते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में।
अर्टिकेरिया एक बॉडी की हाइपर सेंसिटिविटी स्टेट है कि जिसमें नॉर्मल एलर्जेंस जो शायद मैं आप लोग एक्सपोज होते हैं उनसे आपकी बॉडी ओवर रिएक्ट कर रही है। तो कुछ नोन रीजंस हैं कि जिनकी वजह से ये अर्टिकेरिया हो सकता है, जिसमें कोई फूड आइटम्स हैं जैसे कि अंडे की वजह से होता है, फ़िश की वजह से, बड़े गोश्त से, नट से, प्रिजर्वेटिव्स वाले खानों से, और वो खाने जिनमें फूड कलर्स डलता है वो कॉमन कॉज हो सकती हैं अर्टिकेरिया की। अर्टिकेरिया और हो सकता है किसी मेडिकेशन के इस्तेमाल से। अर्टिकेरिया डस्ट, पोलन और परफ्यूम से भी हो सकता है। तो आपको ना सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप एक अपनी फूड डायरी मेंटेन करें। आप रोज़ाना के रोज़ाना ये नोट करें कि आप दिन में क्या खा रही हैं, दोपहर को क्या खाती हैं, रात को क्या खाती हैं, और साथ ये भी मेंटेन लिखें कि किस टाइम पे आपको एलर्जी ज़्यादा होती है। तो इस तरह से आपको कोई रिलेशन मिल जाएगी कि किस खाने से आपको ये अर्टिकेरिया ज़्यादा हो रहा है। फिर अगर आपको कोई बाहर आउटडोर जाने से ये एलर्जी ज़्यादा होती है, धूप से होती है, तो फिर आपको वो चीज़ें भी अवॉइड करनी होंगी। रेस्ट एश्योर ये बीमारी सारी उम्र नहीं रहेगी, ये आपको तंग करेगी चंद हफ्तों, शायद कुछ महीने, लेकिन ये ठीक हो जाएगी। लेकिन इस दौरान में आपको ख़ुद भी एफर्ट करनी है ये मालूम करने के लिए कि कौन से ट्रिगर्स हैं जिसकी वजह से मुझे एलर्जी हो रही है, और अपनी एंटी एलर्जी गोली को आप इस्तेमाल करें। लोग अक्सर मेरे पास ये आके कहते हैं कि हमने डॉक्टर साहब कब तक खानी है, तो ये बहुत परेशान होते हैं कि एंटी एलर्जिक हमें गोली खानी है। मैं उनको ये कहता हूँ कि अगर हम तमाम मेडिसिन्स को कंपेयर करें तो जो एंटी एलर्जिक्स हैं, दीज आर द मेडिसिन्स विद द मिनिमम साइड इफेक्ट्स। तो अगर एक छोटी सी गोली 5 mg की या 10 mg की आपकी इतनी बड़ी सिम्टम्स को कंट्रोल कर रही है, तो अपने आप को बार बार बंद करके गोली टेस्ट ना करें, आप इसको इस्तेमाल करें। रेस्ट एश्योर चंद दिनों में ये ठीक हो जाएगी। क्वालिटी ऑफ लाइफ अपनी बेहतर करें। अगले कॉलर की जानिब बढ़ते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? मैं हसनैन, SM हसनैन, कराची से बोल रहा हूँ। जी बताइए। मेरी डॉक्टर साहब से ये गुजारिश है कि मेरे दोनों पैर उनकी कौन? अच्छा, वैसे पैरों से याद आया कि पैरों की उंगलियों के बीच बंद जूते पहनने से, सॉक्स पहनने से, पसीना आने से फंगल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ, और अनफॉर्चुनेटली फिर से मिसडाइग्नोज होते हैं, उस पर खाली स्टीरॉयड क्रीम्स लगाते रहते हैं और उसका बेड़ा गर्क कर देते हैं। तो थोड़ा सा सब लोगों को ये बताइए कि एक फंगस है तो उसे एंटी फंगल से ही डील करना है। एंटी फंगल से डील करना है, इसको फुट रॉट कहते हैं अरफ़े आम में। और मैं चूंकि फौज से मेरा बहुत ताल्लुक रहा, तो ये फौजियों में तो बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि बहुत पूरे दिन बंद बूट पहनते हैं। तो वो लोग जो ज्यादा देर तक बंद जूते पहनते हैं, या जिन लोगों को पसीना ज्यादा आता है, तो अगर उंगलियों के दरमियान नमी रह जाए तो उसमें फंगस की ग्रोथ होती है, बिल्कुल ऐसे कि जैसी गीली जमीन पे फफूंद लगती है। तो ये एक तरह आपकी स्किन की फफूंद है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आपको ये फंगल इन्फेक्शन है, आपने एंटी फंगल यूज़ करनी है। बाजार में ऐसी एंटी फंगल्स भी हैं जिनमें स्टीरॉयड शामिल है, और चूंकि हमारे बहुत सारे क्लिनिशियंस को पता नहीं है होता कि ये एक्जिमा है कि फंगस है, तो वो ऐसी दवाइयाँ यूज़ करवाते हैं कि जिसमें एंटी फंगल और स्टीरॉयड का कॉम्बिनेशन है, जिससे फ़ायदा नहीं होता, नुकसान ज़्यादा होता है। तो एक तो ये कि प्रॉपर ट्रीटमेंट होनी चाहिए, और एहतियात ये होनी चाहिए कि आपने जब भी जूता पहनना है, बंद जूता पहनना है, उंगलियों को दरमियान में से खुश करें टिश्यू पेपर से या किसी टॉवल से, और फिर जूता पहनें, और दिन में एक आध दफ़ा सॉक्स उतार के हवा ज़रूर लगाया करें, ताकि आपको बार बार ये इन्फेक्शन तंग ना करे। बिल्कुल। अगले कॉलर की जानिब बढ़ते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से? बैन अज़मान बात कर रहा हूँ, डेरा इस्माइल खान से। जी बताइए। डॉक्टर से मेरा सवाल है कि मेरा ये धूप एलर्जी का मसला था, डस्ट एलर्जी का भी था पहले ना जी। अब वो डस्ट एलर्जी से धूप एलर्जी पर आ गया। मिसाल है धूप में चेहरे, आंखों के ऊपर या पेशानी के ऊपर मिसाल छोटे छोटे काले दाने निकल आते हैं, होंठ नीचे वाला होंठ जो है ना वो भी पड़ जाता है ना, छाला पड़ जाता है उसमें जी। उसके लिए मैं पिंडी इलाज कर रहा था, 3-4 मरतबा मैं गया, उस इलाज दवाई से मैं बिल्कुल ही ठीक ठाक हूँ। मैं ये कहता हूँ कि एलर्जी ये दवाई तो मुझे नुकसान नहीं देगा जो लगातार मैं इसको इस्तेमाल कर। कौन सी दवाई? दवा का नाम बताएंगे? दवा का नाम है एलर्जी टैबलेट है, लिटर एक्स। अच्छा ठीक है, ठीक है एलर्जी वाला थे, वो धूप वाला, वो एलर्जी वाला एलर्जी। ओके जी, बहुत शुक्रिया जी। जी भाई, आपको ना धूप से एलर्जी जो हो रही है,
जिस तरह मैंने थोड़ी देर पहले कहा ना, अब आपको मालूम है कि आपको एलर्जी किस चीज़ से है, तो आपका इलाज तो और आसान हो गया। आपने धूप में निकलते वक्त, अब ये भी मुझे नहीं मालूम कि आपका प्रोफेशन क्या है, अगर तो आपका प्रोफेशन कोई फार्मिंग है या कोई और ऐसा है कि जिसमें धूप का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, तो आपने करेंगे ये कि आप सन ब्लॉक लगाएंगे और कोई हैट पहनेंगे ताकि आपके चेहरे पे धूप कम से कम लगे। और अगर आप ऐसा प्रोफेशन चेंज कर सकते हैं जिसमें आपका धूप का एक्सपोजर कम हो तो आपके लिए फ़ायदेमंद है। पहली की बात की कंटिन्यूएशन में, ये एलर्जी आपको तमाम उम्र नहीं रहेगी, कुछ अरसे बाद ये एलर्जी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। आप एहतियात कीजिए, बॉडी को मॉइस्ट रखें, सन ब्लॉक लगाएं। और जहाँ तक आपकी इस गोली का सवाल है एटरेक्स, इस गोली में कोई ख़राबी नहीं है, ये आप बहुत लंबे अरसे तक इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ इस दवाई से नींद ज़्यादा आती है, अगर आपको वो नींद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करती तो आप कंटिन्यू करें, वरना फिर कोई ऐसी एंटी एलर्जिक गोली इस्तेमाल करें जिससे नींद ना आए और आपके सिम्टम्स कंट्रोल में रहें। डॉक्टर साहब, इसके ऊपर ये बताइए ज़रूर कि आजकल बहुत सारे लोग स्किन एक्सपर्ट बने फिरते हैं और बोलते हैं, और बहुत सारे हमारे जो डेंटिस्ट भी हैं, न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, फिजियोथेरेपिस्ट भी है, वो भी इंजेक्शन करने लगते हैं, इंजेक्टर, तो वो फिर एस्थेटिक्स की तरफ आ जाते हैं, लेकिन वो स्किन की कंडीशन को असेस नहीं करते और बगैर किसी पेशेंट सिलेक्शन के कोई भी प्रोसीजर या कोई भी क्रीम और बहुत सारे प्रोडक्ट्स प्रिस्क्राइब करते हैं। एज अ रिजल्ट हमारे पास बहुत स्किन थिनिंग के साथ लोग आते हैं। एक कॉलर ले लेते हैं, फिर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर वापस आएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से? वालेकुम सलाम जी, मैं पेशावर से बात कर रहा हूँ, मसूद खान जी, पूछिए। मुझे एक जमा है जो गर्मियों के मौसम में ज्यादा होते हैं, सर्दियों के मौसम में थोड़ा बहुत होते हैं, खुश्की की वजह से। अच्छा, कहाँ कहाँ होती है आपको खुश्की? जी, दोनों हाथों पे होती है और नीचे टांगों पे। और कुछ यूज कर रहे हैं आप? जी वैसे ही तो कुछ यूज नहीं किया, इंजेक्शन वगैरह, ये गोलियां वगैरह, ये एंटी एलर्जिक इस्तेमाल करते हो, वो तो कुछ नहीं करते। ओके जी, आप जरूर सुनिए जो है जवाब। ये डॉक्टर मैं फिर इंजेक्शन की बात करना चाहूँगा। ये आप तमाम जो नाजरीन सुन रहे हैं इस ट्रांसमिशन को, उन सब से गुजारिश है मोतबाना कि प्लीज़ अपने डॉक्टरों से कहें कि मुझे इंजेक्शन ना लगाएं। ये इंजेक्शन आपको थोड़ी देर का फ़ायदा देंगे और बहुत सारा नुकसान देंगे, क्योंकि ये डॉक्टर्स जो अक्सर आपको इंजेक्शन लगा रहे हैं उनको इस इंजेक्शन के साइड इफ़ेक्ट्स का अदराक भी नहीं है कि कितने ज़्यादा ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। जो बीमारी लगाने की मरहम से या कोई एंटी एलर्जिक से ठीक हो सकती है, उसको स्टीरॉयड के इंजेक्शंस लगा के क्यों ठीक किया जाए? ये बहुत ही गलत तरीका है। आपके लिए भी मैं यही कहूँगा कि आप अपने जो ट्रिगर्स हैं, जो वजूहात हैं जिसकी वजह से आपको एलर्जी हो रही है, वो सोप हो सकती है, वो मिट्टी हो सकती है, वो पौधे हो सकते हैं, उनको ध्यान करें और उनको अवॉइड करें। और अगर आपने कोई मरहम लगानी है तो क्लोबीटासोल और वैज़लीन का मिक्सचर 1:2 के हिसाब से मिक्स करके इस्तेमाल कीजिए। कोई एंटी एलर्जिक कीजिए, इंशाल्लाह आप बेहतर होंगे और वो ट्रिगर्स को अवॉइड करें, सबसे इंपॉर्टेंट। डॉक्टर साहब, यही बात कि इस तरह के स्टीरॉयड इंजेक्शन लगा देने से फ़ौरन जब पेशेंट ठीक हो जाता है तो वो डॉक्टर बहुत उसके नज़र में महान हो जाता है, इसलिए प्रिस्क्राइब की जाती है। थोड़ा सा बताइए, जो ख़वातीन हमारे पास आती हैं जिनका मेलाज़मा, जो छाइयाँ हैं और जिनका एक्नी, जो पिंपल्स थे, उनकी बेड़ा गर्क इसलिए हो जाता है कि वो वाइटनिंग के लिए उन्होंने बहुत सारे क्रीम्स और मिक्सचर्स लगाई होती हैं और वो बिगड़ी हुई हालत में आती हैं, तो इसके ऊपर एक डिटेल्ड कॉन्वर्सेशन। मैं इसके ऊपर बहुत एक मेरा ये सोर पॉइंट है, और ये चूँकि हम रोज़ के रोज़ इस तरह के पेशेंट देख रहे हैं। एक तो ये हमारे मुल्क में एक गैर ज़रूरी क्रेज़ है गोरा होने का, और ये गोरा होने का क्रेज़ इतने लेवल तक चला गया है कि हमारे बहुत सारे जो ब्रांड्स हैं उन्होंने ना ऐसी प्रोडक्ट्स निकाल दी हैं जो आपको बहुत जल्दी रंग साफ़ करती हैं। कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट ऐसी नहीं है कि जो 2 महीने से पहले आपको बेहतर कलर कर सके, लेकिन ये जो प्रोडक्ट्स जो आपको 15 दिन में, 1 हफ्ते में गोरा कर रही हैं, उनमें या तो स्टीरॉइड्स हैं या उसके अंदर मर्करी है। और मर्करी एक मेटल है जो आमतौर पे पारे में या थर्मामीटर में होता है। उस मर्करी की टॉक्सिक अमाउंट इन क्रीमों में डाली गई है, और इतनी टॉक्सिक अमाउंट है कि वो स्किन को साफ़ तो कर रही है, लेकिन इसके साथ साथ वो अंदर एब्जॉर्ब होके आपके दिमाग को, आपके हार्ट को, आपके मैदे को बहुत हद तक नुकसान भी दे रही है। ऐसी ख़वातीन अक्सर, उनको पता भी नहीं होता, लेकिन उनको एक टायर्डनेस, जनरलाइज्ड एक फीलिंग होती है कि लेथार्जी की, लगता है कि हमें हमारे जिस्म में जान ख़त्म हो गई है, हमारे जिस्म में एनर्जी ख़त्म हो गई है। वो एक्चुअली एनर्जी इन क्रीमों की और इस मरकरी की वजह से एक साइड इफ़ेक्ट है जो ये सारी ख़वातीन गुजर रही हैं।
ये मरकरी की वजह से उनको ये सिम्टम्स आते हैं। तो खुदारा आप एक तो ये कि इस क्रेज पे ना पड़ें कि रंग साफ़ कर रहा है, लेकिन अगर आपको लगे कि आपको छाइयाँ हैं, जो ज़ाहिर एक मेडिकल प्रॉब्लम है, नोबडी लाइक्स कि उसके चेहरे पे दाग हों, तब आप किसी मुस्तनद डॉक्टर के पास जाएं, उसका ट्रीटमेंट लें। उसकी क्रीम्स हैं, उसकी क्रीम्स इफ़ेक्टिव ना हो तो और ट्रीटमेंट्स हैं, लाइक मीज़ोथेरेपी है, केमिकल पील है और लेज़र्स हैं। आप वो सारे मुस्तनद डॉक्टरों से करवाएं और अपने घर के ब्यूटिशियंस आमने सामने लोगों से प्लीज़ उनके हाथ में ना जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से? अगले कॉलर। मैं अस्सलाम वालेकुम सलाम, राबिया बात करी हाईवे फार्म से। जी पूछिए राबिया। तो बात ये कि मेरे चेहरे में बहुत मतलब क्रीम वगैरह भी यूज किया, उम्र 20 साल है, लेकिन चेहरे में इतने छाइयाँ आई है कि बिल्कुल वो जाती नहीं है। क्रीम के साथ चली जाती है फिर वापस आ जाती है। और कौन सी क्रीम इस्तेमाल कर रही हैं आप? ये मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन एक सन ब्लॉक दिया और एक दूसरा था, कहते ये रात को लगानी, एक दूसरा सुबह लगानी। पॉलिक्लिनिक वाली जो डिस्पेंसरी है वो उधर सेट हुई ना जिसके वन में, ठीक है, उधर गई जिसने। आपका कोई खून का टेस्ट वगैरह हुआ है कभी? खून की कमी आपको डायग्नोज हुई है कभी? जी खून की कमी है। खून की कमी है तो बस चलिए आप जवाब सुनिए। खून की कमी है और फिर ये सारा कुछ है। देखें, जो हम ट्रीटेबल कॉजेज हैं ना मिलाजमा की, जो बहुत आसानी से ठीक हो सकती हैं, उनमें से एक खून की कमी है, जो आयरन की कमी है। अगर आपके अंदर आयरन की कमी है तो प्लीज़ आप इसको कमी को दूर करें। अगर तो आयरन लेवल बहुत ज़्यादा कम नहीं है तो खाने वाली गोलियों से, वरना फिर इंजेक्शन से, चंद इंजेक्शन लगाएंगी, आपकी आयरन की कमी भी ठीक होगी और आपकी छाइयाँ भी इम्प्रूव होंगी। दूसरी, ख़वातीन में, जो ख़वातीन और मर्दों में भी छाइयों की दूसरी बहुत बड़ी वजह धूप है। तो डेफिनेटली आपने धूप से बचना है अपने आप को, और धूप की वजह से ये छाइयाँ एग्रेवेट होती हैं। और तीसरा, ख़वातीन में छाइयों की वजह प्रेगनेंसी भी हो सकती है। आप तो अभी मैरिड नहीं है, लेकिन ऐसी लड़कियां कि जो प्रेगनेंसी से गुजर रही हैं उनमें छाइयाँ होती हैं, या कोई अगर हार्मोनल ट्रीटमेंट्स ले रही हैं तो उनके चेहरे पे भी छाइयाँ आ जाती हैं। तो अगर आपने जो ट्रीटमेंट बताया कि